देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला है और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का एग्जिट पोल ने भी दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, सचिन वर्मा जी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है इस वक्त। राम मोहन चौकसे जी है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त। आप दोनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सचिन वर्मा जी आपके पास आऊंगी। 3 राज्यों में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। जी, जनता ने जो है विकास की राजनीति को प्रेफर किया है और जो हमने आशीर्वाद जनता से मांगा था उसने जनता ने भरपूर जो आशीर्वाद है वो भाजपा के पक्ष में दिया है और जो विरासत की जो हमारी जो राजनीति है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो सही कहा। जो है भाजपा की जो विकास आशीर्वाद और विरासत की जो राजनीति है उसको की स्वीकृति जो है जनता ने दी है। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही कहा। मोहन चौकसी जी आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना रही थी, एग्जिट पोलों ने भी इस बात का दावा किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो परिणाम सामने आए हैं वो अकल्पनीय, अगर कहा जाए तो कह सकते हैं, उसको अकल्पनीय कह सकते हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, उसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ की आपने जो बात करी तो छत्तीसगढ़ में क्या है कि छत्तीसगढ़ का जो नेचर है वो एक्चुअली क्या, एक बार किस कारण से भूपेश बघेल जी की सरकार बन गई ये कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मुझे लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो वहाँ कई घोटाले उजागर हुए। जैसे एक बहुत साधारण सा मामला था गोबर घोटाला, वो उजागर हो गया। फिर वहाँ पर जो महिलाओं पे जो व्यभिचार अत्याचार के जो मामले थे वो मतलब वो इतने उसका रेशो इतना ऊपर आ चुका था कि उससे भी लोग त्रस्त हो गए थे। फिर हर चीज़ में लूट खसोट हो गई, लूट खसोट मचने लगी। तो ये देखिए आजकल मेरे इस चुनाव में जो मुझे पहली बार समझ में आया कि इस बार मतदाता मौन था। मतदाता ने अपना आपके पूछने पर भी, आपके कुरेदने पर भी उसने अपना रिएक्शन नहीं दिया। बिल्कुल। एक विधानसभा क्षेत्र में अभी 15 दिन रहा, मैंने वहाँ गुजारे हैं, सर्वे भी किया है। तो मैं जब भी पूछता था तो मतदाता ये कहता था, उनका एक वाक्य बहुत अच्छा लगा मेरे को कि जो काम करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये मैसेज गया है। छत्तीसगढ़ की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो या मध्य प्रदेश की बात कर लो, तो जो काम करेगा वो जीतेगा। तो इसका मतलब उनने मतदाता ने कहा है कि उन्होंने काम किया है इसलिए वो जीत गए। ये हमें जहाँ समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि काम करेंगे उसे वोट देगी। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। इसी के साथ हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक। अभिषेक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे शुरुआत करूंगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो सभी राज्यों में चुनाव लड़ा है इसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए धर्मिष्ठा जी, इस चुनाव में अगर हम देखें तो जैसे राम जी ने अभी बीच में बोला कि जनता मौन थी और एकदम से जो है परिणाम एक तरफा आए। बिल्कुल। तो देखिए इसमें सिंपल सा है, कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सीएम चेहरा थे जी, और वहीं अगर विपरीत देखा जाए तो भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं थे। सिर्फ मोदी की गारंटी पर जो है इन राज्यों में चुनाव की रणनीतियां तय थी। बिल्कुल। तो पहला फैक्टर है कि सेमीफाइनल, लोकसभा का सेमीफाइनल, विधानसभा, मोदी की स्वीकार्यता, बिल्कुल। पहला। दूसरा पॉइंट, इस फैक्टर इस बार अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति में देखें तो देखिए लाडली बहना योजना के साथ साथ मोदी की गारंटी की और भी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफा आकर्षित करी जनता को। मध्य प्रदेश की जनता की तरफ आकर्षण मोदी की गारंटी रही। और उसमें अगर आप एक बहुत बड़ा फैक्टर देखें तो इस बार कमलनाथ जी को कहीं ना कहीं मतलब जनता ने स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल। आप 2018 के परिणाम देखिए, उस समय कांग्रेस के पास सिंधिया थे, कमलनाथ थे और एकजुटता का प्रदर्शन था। परंतु इस बार आप अगर आचार संहिता से 1 महीने पहले देखें तो लगातार जो बयानबाजी हो रही थी, दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ना, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, मीडिया की नाराजगी, आम जनता के पास नहीं पहुंच पाना, ये बहुत सारे फैक्टर लगातार इकट्ठे हो गए और इसका सीधा बम जो है वो कांग्रेस के ऊपर फूटा। बिल्कुल।
तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार एक तरफा परिणाम है जो शिवराज जी की, बीडी शर्मा जी की और मोदी जी की गारंटी, इन तीनों की स्वीकार्यता है और इसका एक तरफा आंधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत इस समय दिखती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लाडली बहना के साथ साथ और भी जो योजनाएं थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने असर दिखाया है। और मोदी फैक्टर का जो जादू लगातार चलता है कई राज्यों में, वहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चलता हुआ नजर आया। जनता ने मोदी जी पर भरोसा पुनः जताया। सचिन वर्मा जी, आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कांग्रेस का कितना योगदान रहा? देखिए, क्योंकि इस बार कांग्रेस कांग्रेस ने, मैं अपनी बात और पूरी करना चाहूंगी, जी। इस बार जैसे कि अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस मुद्दाविहीन थी। कई मुद्दे ऐसे थे जिसपे वो भारतीय जनता पार्टी को घेर सकती थी, लेकिन वो मुद्दे से भटक गई। उनके प्रचार प्रसार में कमी रही, वो अपना घोषणा पत्र जनता को नहीं बता पाई और उल्टे पुल्टे उनके जो बयान आए उससे कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कांग्रेस का योगदान कुछ तो रहा है। देखिए, कांग्रेस जो है थोड़ा सा एक, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो मेहनत करना नहीं चाहता है। जी, तो कांग्रेस में जो मेन उनकी जो हार का कारण मेरी समझ से है वो ये है कि उन्होंने जो उनका कर्नाटका मॉडल का जो सक्सेस मिल गया था, उन्हें कर्नाटका में जो उन्होंने नैरेटिव्स खड़े किए थे जी, उसी को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने मध्य प्रदेश में। उन्होंने यहाँ पहली 50% कमीशन का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश किया, वो बैकफायर हो गया। फिर उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, जातिगत जनगणना की का नैरेटिव खड़ा करने की जी। कोशिश की, वो उनका बैकफायर हो गया है। फिर बीच बीच में उन्होंने हनुमान जी का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह जी ने कुछ ट्वीट भी किए जहां पर उन्होंने किसी मस्जिद के ऊपर भगवा फहराता हुए दिखाया, फिर थोड़ी देर बाद उसको डिलीट कर दिया। फिर कुंडलपुर का उन्होंने एक ट्वीट किया, उसको थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया। तो एक नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश की और वो जब वो बैकफायर किया तो कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया। कांग्रेस ने जो है अपनी जो वो एक रणनीति के तहत वो अगर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते तो उनको शायद वो कुछ सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कार्यकर्ता ने जो है जो कर्नाटका का जो नैरेटिव था उसी को अपना एक जीत का मंत्र मान लिया और उसी को यहाँ पर एम्प्लॉय करने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। राममोहन चौकसी जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कार्यकर्ता की अगर चर्चा चली है, कांग्रेस कार्यकर्ता की बात हुई, तो उपेक्षा का लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता शिकार हुए। कई बार कहा जाता है कि जब छोटे स्तर के नेता या कार्यकर्ता कमलनाथ जी या बड़े नेताओं से मिलने जाते थे तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था, उन्हें समय नहीं दिया जाता था। तो क्या ये भी कारण हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह होना चाहिए था उसका अभाव नजर आया और इसीलिए वो मन लगा के मेहनत नहीं कर पाए और जनता के बीच में नहीं जा पाए? देखिए धर्मिष्ठा जी, आपने जो बात करी कार्यकर्ताओं की, ये बात सही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज था और उसकी नाराजगी के चलते ही अपन ने यदि देखा है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस के भी बागी उम्मीदवार खड़े हुए थे। बिल्कुल। एक नाराजगी का एक उदाहरण ये था। दूसरा ये था, आपने जो बोला कि कमलनाथ जी जो है आम कार्यकर्ता से सहज रूप में मिलना पसंद नहीं करते हैं। जी। देखिए इसके जस्ट विपरीत यदि हम शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, बिल्कुल। तो वो क्या है कि भीड़ में उतर कर, घुस कर, किसी के सिर पे हाथ रख के, किसी बहन को बहन संबोधित करके, किसी को माँ संबोधित करके, और उनने तो यहाँ तक किया कि शिवराज जी ने तो मतलब किसी पैर छूने में गुरेज नहीं की है। बिल्कुल। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट कमलनाथ जी जो है वो मतलब आमतौर पर सहज रूप से जो मिलना चाहिए वो दूरी उन्होंने बना के रखी। अब जैसे मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का मैंने सर्वे किया, उस विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस उम्मीदवार आखिरी तक इस बात के लिए तरसता रहा कि उसके लिए कोई बड़ा नेता आके रोड शो कर दे, सभा कर दे। बिल्कुल। कमलनाथ जी भी नहीं गए, दिग्विजय सिंह जी भी नहीं गए और भी कोई भी नेता नहीं गया। तो ये एक विडंबना है कि कार्यकर्ता इस बात को लेके भी नाराज है। बिल्कुल। तो ये नाराजगी उनकी बदस्तूर बनी रही, चुनाव तक बनी रही। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए शायद वो उतनी मेहनत नहीं कर पाए जितनी वो करना चाहते थे, या कांग्रेस को कुछ सीटों में और बढ़त मिल सकती थी, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वो टक्कर दे सकती थी। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के उत्साह की कमी, प्रत्याशियों के अंदर उत्साह की कमी देखने को मिली। अभिषेक शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस यहाँ जनता से जुड़ने में पीछे रह गई, अपने मुद्दे समझाने में, अपने वचन पत्र को बताने में पीछे रह गई। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने एक एक चीज पर, जैसे अगर मैं कहूं कि कांग्रेस की पीछ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बैटिंग की है। धर्मिष्ठा जी, देखिए एक चीज अगर अपन स्टेप बाय स्टेप अपन देखें, आचार संहिता से पहले या लगातार जो चीजें कर रही थी जी। कमलनाथ जी की जो टीम थी, देखिए कहीं भी
एक चुनाव कैंपेन जब स्टार्ट होता है तो उसमें मुख्य भूमिका जो होती है वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो असंतुष्ट हैं उनको साधने के लिए आप क्या कर रहे हैं। जी जब टिकट की बारी आई तो सबसे पहले आप देखिए कि बीजेपी ने सबसे पहले लिस्ट जारी करी, कांग्रेस ने बहुत बाद में करी, बिल्कुल है ना, उसमें भी देरी हुई। उसके बाद मुद्दे उठाने में इतना इन लोगों के पास एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के लिए प्रचारित हो रही थी, पर उसको भी ये कैप्च नहीं कर पाए कांग्रेस। और कांग्रेस का आप ये देखिए कि उनके पास इतने मुद्दे थे, बेरोजगारी का, बिल्कुल। चाहे कितनी भी भर्ती परीक्षा घोटाले की हो, कई थे, तो उसको जन जन तक पहुंचाने का जो काम कांग्रेस को करना था वो सिर्फ ये यात्राओं में उलझे रहेगा। और यात्राओं की तरीके से ये हर विधानसभा में उस तरह का कनेक्ट नहीं कर जनता से कर पाए जो इनको करने चाहिए था। आप देखिए एनएसयूआई कितना अच्छा दल है कांग्रेस का, वो कहीं भी नजर नहीं आया। बिल्कुल एक सेवा दल भी है इनका, वो नजर नहीं आया। विधानसभा में जब हम जाते थे तो कई जगह हमने देखे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कम भी होते जा रहे थे। जी हम पहले जब हमने 2018 में देखा तो कुछ संख्या में थे, वहाँ एक जोश था। आप देखिए, माफ़ करो महाराज, माफ़ करो शिवराज, हमारा नेता शिवराज, एक कैंपेन कितना जोर शोर से चला था। मतलब सिर्फ सिंधिया को टारगेट करने के लिए भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। इस बार कहीं कुछ दिखा ही नहीं, बिल्कुल कहीं भी कुछ मतलब कनेक्टिविटी। कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने या और भी जो बड़े बड़े नेता थे वो इनके बिल्कुल नदारत रहे। वो या तो अपने अपने क्षेत्रों में सीमित रह गए या फिर प्रदेश स्तर पर कुछ इस तरीके की रणनीतियों में व्यस्त रह गए जहां पर वो जनता से कनेक्ट नहीं बना पाए। वहीं आप शिवराज जी को देखिए, लगातार उनकी जनसभाएं होती रही। बिल्कुल आप सिंधिया जी को देखिए, उन्होंने चंबल और अंचल में, उनको मालूम था कि यहाँ से हम शायद हो सकते हैं कमज़ोर, उनकी लगातार सभाएं वहाँ पर। अगर शिवराज जी के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सभाएं करी हैं तो सिंधिया जी ने की हैं। बिल्कुल नरेंद्र सिंह तोमर जी का देखिए, वो भी लगातार एक्टिव बने रहे। और कल का परिदृश्य देखिए कि जेपी नड्डा जी जो है चुनाव परिणाम आने से पहले भी उसी एरिया में, चंबल और ग्वालियर चंबल में एक्टिव रहे। बिल्कुल उन्होंने दतिया में माँ पीताम्बरा के दर्शन किए। उसके बाद वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के एरिया में सनीचरा में गए, वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए। परंतु कांग्रेस में कोई हलचल नहीं दिखी। जैसे ही कपड़ा आप एक धर्मिष्ठा जी एक चीज़ और देखिए, बिल्कुल। यही कोऑर्डिनेशन होता है। सफलता पाने के लिए आपको समन्वय और सफलता के अनुरूप प्रयास भी करना होता है। हम ये मान के नहीं बैठ सकते कि हमने जनता है और जनता हमको बना के रखेगी बिल्कुल या जनता हमको जिताए। आपको चुनावी मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। आप देखिए चुनावी मैनेजमेंट में मीडिया अगर मैनेजमेंट देखा जाए भाजपा का, तो प्रॉपर उनका नेशनल, स्टेट और रीजनल, ये तीनों लाइनअप था। बिल्कुल जबकि वहीं अगर हम चुनावी मैनेजमेंट में कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर तो पता ही नहीं चलता था कि कौन मैनेज कर रहा है। कोई दिल्ली से आ जाते थे, कोई मालूम पड़ा कि 3 या 2 महीने बाद जो है कोई नया कार्यकर्ता ज्वाइन हो गया और वो प्रदेश प्रवक्ता बन गया बिल्कुल। या मीडिया प्रभारी बन गया। तो जो विडंबना ये कांग्रेस के साथ वो रही कि वो मीडिया मैनेजमेंट चुनावी मैनेजमेंट पे भी कहीं ना कहीं फेल साबित हुई। बिल्कुल। और इसका खामियाजा आप देखिए कि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, इवन इस बार के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्पेशली, कि चुनावी एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं जो परिणाम दिखाने चाहिए थे उससे विपरीत ही मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तो- आपने, बिल्कुल सही कहा कि जो जी। परिणाम दिखाने चाहिए थे, जो दिखने चाहिए थी, जिसकी कल्पना भी नहीं हाँ। की थी, उसके विपरीत परिणाम इस बार बिल्कुल। देखने को मिले। सोचता था अगर कांग्रेस जो है भारतीय मतलब जनता धर्मिष्ठा पार्टी, ये देखिए कि कांग्रेस जो है भूपेश बघेल जी की बिल्कुल तय थी, चार्टर प्लान खड़े थे। बिल्कुल कल यहाँ तक चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस में हो सकता है कि 10-15 सीटों का अंतर हो तो हमारे चार्टर प्लान खड़े हैं और हम उनको शिफ्ट कर देंगे। पर आज वो चार्टर प्लेन की नौबत ही नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। चार्टर्ड प्लेन का जो किराया है वो महंगा पड़ जाएगा बिल्कुल। कांग्रेस को। सचिन जी आपके पास आऊंगी यहाँ कि 3 राज्यों में जीत के बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है वो जीत की हैट्रिक लगाएगा। बिल्कुल, वो तो जीत की हैट्रिक लगाएगा ही लगाएगा। और धर्मेश जी, एक जो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें एक अहम बिंदु को हम थोड़ा सा इग्नोर कर रहे जी हैं बिल्कुल कि जो पिछला जो एक 5 साल का जो पीरियड था उसमें मध्य प्रदेश की जनता ने 2 सरकारों को देखा। बिल्कुल जो 15 महीने जो है कांग्रेस की सरकार को देखा और उसके बाद का जो समय था उसमें उन्होंने भाजपा की सरकार को देखा। बिल्कुल तो जो एक तुलनात्मक जो काम का जो एक शैली है, विकास के जो कामों की जो शैली है, भाजपा की जो एक राजनीति है विकास की, उसको उन्होंने बारीकी से देखा
कि जब कांग्रेस की 15 महीने में सरकार थी तो एक ट्रांसफर इंडस्ट्री ही सेटअप हो गई थी, वल्लभ भवन में 15,000 ट्रांसफर हो रहे थे, और बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हो पाया, किसानों की कर्ज माफी की बात की थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो इस तरह से जो विश्वासघात किया गया था कांग्रेस ने, और इवन जो कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ताओं का के आदेश जो बाद में है जब सरकार गिरने की नौबत आई तब जो है लगातार आदेश जारी हुए, और जो उनके मेन कार्यकर्ता थे कांग्रेस के उनको कहीं ना कहीं पदों से लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से जो कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी थी कि हमको 15 महीने तक पूछा नहीं गया था, जब सरकार गिरने की नौबत आई तब जब लगा पार्टी को कि अब झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा तब उनके आदेश जारी हुए। तो इस तरह से जो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के साथ में भी जो एक विश्वासघात किया गया था और उनको सत्ता में भागीदारी नहीं दी गई थी, उसका भी खामियाजा जो है कांग्रेस ने उठाया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जनता को नाराज किया वो तो ठीक है, कार्यकर्ता और प्रत्याशियों को भी नाराज किया है, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और जनता की अगर यहाँ बात करें तो दो सरकारों को उन्होंने एक ही बार में देखा है, एक साथ देखा है 5 साल के अंदर। तो तुलनात्मक जो उनको तुलना करने में बड़ी आसानी रही कि किस सरकार में हमें सुविधाएं मिल सकती है, विकास हो सकता है, सारी चीजों को नोटिस करने के बाद में उन्होंने वोट दिया। राममोहन चौकसी जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि हम कह रहे हैं कि लहर विहीन चुनाव था इस बार, लहर विहीन चुनाव होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ लहर देखने को मिली है। देखिए धर्मिष्ठा जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बात सही है कि इसमें कोई लहर नहीं थी, लेकिन अंडर करंट था, नंबर 1। और नंबर 2, उसमें ये चुनाव मेरी नज़र में ऐसा नज़र आया कि जिसमें मुद्दे नहीं थे, मतलब कोई ऐसा मुद्दे को कोई बड़े मुद्दे को नहीं उठाया गया। बिल्कुल। यदि कांग्रेस की तरफ से यदि उनका जो वचन पत्र भी जारी हुआ, उस वचन पत्र में उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को वो पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाए। इसके जस्ट अपोजिट यदि हम बात करें भाजपा सरकार की, शिवराज जी की बात करें, तो शिवराज जी ने क्या किया कि उस चीज को सबसे पहले कैश कर लिया, लाडली बहना का कॉन्सेप्ट लेके आए और उन्होंने 5 महीने जब 5 किस्तें दे दी तब लोगों को जब तब तक चुनाव आ गए तो महिलाओं को तो ये 1,31,00,000 महिलाएं जो पंजीकृत महिलाएं हैं, इसमें से यदि हम उसको यदि 230 में वो करें तो 57,000 एक विधानसभा क्षेत्र में महिला आ रही थी। तो ये जो वोट बैंक था ये बहुत सॉलिड वोट बैंक था। दूसरा, जिस मुद्दे पे किसी की नजर नहीं गई, जो मुद्दा अभी भी देखिए लोकसभा में फिर गर्म रहेगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम। कर्मचारियों का बहुत बड़ा तबका है मध्य प्रदेश में जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके बात कर रहा है, और ये शीतकालीन सत्र जो शुरू हो रहा है, इस शीतकालीन सत्र में दिल्ली में वो धरना देने जा रहे हैं। इस मुद्दे को ना कांग्रेस ने बहुत जोर से उठाया, भाजपा तो अभी इसको नकार रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में उनको ओल्ड ओपीएस नहीं करना है। बाकी कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, और भी जगह है, हिमाचल में है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था, इसको कांग्रेस ने नहीं कैश किया, इसको कैश करना था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। दूसरा ये कि कांग्रेस ने जितनी घोषणा की वो पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाई, वचन पत्र केवल उनका छपके रह गया, लोगों ने पढ़ लिया, मीडिया ने पढ़ लिया, लेकिन वो उसको प्रसारित नहीं कर पाए, प्रचारित नहीं कर पाए कि हम ये काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो और यदि प्रसारित करते वक्त वो जो कपड़ा फाड़ वाला उनका बयान आया था, उनके घोषणा पत्र को उस बयान ने कहीं दबा दिया। धर्मिष्ठा जी, उस जिस दिन उन्हें बयान दिया कमलनाथ जी ने कि आपको कपड़े फाड़ना है तो आप दिग्विजय सिंह जी के फाड़िए, और उसके बाद जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी रविंद्र भवन भोपाल में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। यानी मैंने ये हालत देखी है कि दिग्विजय सिंह जी को मतलब उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसा घेरा बना के उनको कार तक वो लगभग दौड़ते हुए स्थिति में गए और कार से बैठ के बाहर हो गए। पीसी खत्म नहीं हुई थी उस समय, पीसी चल रही थी। बिल्कुल। तो ये जो बयान भी, ये भी उनके लिए बहुत भारी पड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बयान भी भारी पड़ा। अभिषेक जी आपके पास आऊंगी। इस बार कांग्रेस लगातार कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव है कांग्रेस नहीं लड़ेगी, जनता लड़ेगी। तो इसी विश्वास में वो रहेगा और शायद तैयारियां नहीं करी, या फिर मैदान में उतना नहीं उतरे कि जनता ही लड़ लेगी भारतीय जनता पार्टी से, और जनता ने सोचा कि जब हमें ही लड़ना है तो हम अपने हिसाब से ही लड़ लेते हैं। धर्मिष्ठा जी, जनता आखिर में है कौन? देखिए, जनता जो है वो कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनाए जाते हैं जी। जनता कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की रूपरेखा और उनकी मंशा के अनुरूप भी काम करती है। आज एक छोटा सा आंकड़ा है, जैसे राम चौकसी जी ने हमारे कहा कि लाडली बहना योजना का इफ़ेक्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है, लाडली बहना का इफ़ेक्ट हुआ। अगर लाडली बहना का इफ़ेक्ट होता तो 165 कैसे आते, 120 या 30 भी आते, पर 165 यानी कि लाडली बहना के साथ साथ युवा वर्ग ने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वोटिंग किया है। इसका मतलब
हिंदुत्व जो कार्ड है, राम मंदिर के जो मुद्दे हैं, आप देखिए उस समय कांग्रेस ने राम मंदिर के होर्डिंग्स को लेकर भाजपा के ऊपर और चुनाव आयोग में शिकायत करी थी कि राम मंदिर के होर्डिंग में से राम मंदिर हटवाया जाए। तो कहीं ना कहीं वो प्लस किसके लिए गया? भाजपा के लिए फिर से। बिल्कुल। तो ऐसी कई छोटी छोटी गलतियां अगर आप देखो तो कांग्रेस ने की और ये उलझते गए, लगातार कांग्रेस उलझती जा रही थी बिल्कुल। और भाजपा को बढ़त मिलती जा रही थी। बिल्कुल सही कहा लाडली आपने। लाडली बहना योजना गेम चेंजर है, जी। परंतु उसमें ऐसे जो छोटे छोटे मुद्दे थे, जो हिंदुत्व कार्ड हो गया, बेरोजगारी के मुद्दे हो गए, युवाओं से रिलेटेड हो गए, वो तड़का मारने का काम कर रही थी भाजपा के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही और कहा वो आपने। बढ़त बनती चली गई। बिल्कुल। तो अदरवाइज हर कोई मुमकिन ये मान के चल रहा था कि भाई अगर भाजपा आती भी है या जो भी आती है, कांग्रेस भी आती है, तो 110 या 120 प्लस के आसपास आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु सचिन जी, यहाँ 100 मैं आपसे एक चीज जानना जी। चाहूंगी, जैसा कि कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही थी और एक बयान भी उन्होंने दिया था कि भारतीय जनता पार्टी पांडव, वो जी। जो बयान उनका आया था, तो इस बयान को ऐसे पेश किया था कांग्रेस ने कि उन्होंने कहा, कांग्रेस ने जो बयान दिया था उसमें भारतीय जनता पार्टी को पांडव बनाया था। जी। तो कांग्रेस जो है, भारतीय जनता पार्टी जो, उन्होंने सीधे उस गेम को ऐसे खेला कि धृतराष्ट्र बता दिया कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल 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 धृतराष्ट्र बता दिया। और वो उन्होंने सोनिया गांधी जी को बता दिया था कि भाई वो तो धृतराष्ट्र बनी बैठी हैं और राहुल को सर्वभावी सब कुछ लेके चल रही है और जी। कमलनाथ उनका दूसरा बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो देखिए, यही इन्हीं जुमलेबाजी की वजह से ही तो गई। आपको अगर धर्म की राजनीति करनी है तो आपको थोड़ा सा संभल के और ज्ञानवर्धक कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल बिल्कुल और सही कहा। उसके बिना आप समझिए कि आप वॉक ओवर दे रहे हैं। और भाजपा के साथ यही हुआ, भाजपा लगातार जो बढ़त में बनी रही, उसका कारण यही था कि कांग्रेस ने लगातार वॉक ओवर देती रही और उस पर बैटिंग जो है बहुत अच्छी पिच तैयार करके कांग्रेस ने दे दी और उस पर लगातार बैटिंग जो है वो भाजपा भारतीय जनता करती रही पार्टी ने। और बिल्कुल। इसको कांग्रेस नहीं समझ पाई। देखिए यही चुनावी मैनेजमेंट होता है। इसका मतलब देखिए इसमें अगर हम देखा जाए तो कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार चलाने में ही सक्षम हुए। सरकार बचाने में कहीं ना कहीं उनकी चूक हुई, भूल हुई उनसे। और उसके बाद फिर से कि जनता हमको ला रही है, जो आपका सवाल है कि जनता हमको ला रही है, और उसी जनता के मूड को नहीं समझ पाए और फिर से वो इसी गलतफहमी में रह के उन्होंने फिर से कांग्रेस को एक बार फिर से 5 साल से ढकेल दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस के कई बयान और कई गलतियां ऐसी हुई जिसने भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाई है। राममोहन जी, आपके पास आऊंगी यहाँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं मैदान में उतरे ही जीतने के उद्देश्य थे और पूरे समय भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड पे रहती। कांग्रेस की अगर यहाँ बात करें तो लगातार कांग्रेस कार्यालय में हमें ताले देखने को मिले। प्रवक्ताओं के अंदर जो भाषा शैली थी, जो उनके बयान थे, उनके नेताओं के जो बयान थे, लगातार ऐसे आए कि भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा कोई ना कोई मुद्दा रहा कांग्रेस को घेरने का। तो इन चीजों ने कितना नुकसान किया है कांग्रेस को इस बार? देखिए धर्मिष्ठा जी, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात करी, मेरे भी मित्र लोग कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ भी कई बार डिबेट में बैठे हैं जी। तो मैंने एक चीज़ उसको गहराई से देखा कि वो जो एक लाइन का या 2 लाइन का जो जारी हो जाता है कांग्रेस की तरफ से कि आपको इस लाइन से आगे नहीं बोलना है, वही चीज़ को वो लोग रिपीट करते रहे। अच्छा, उनके पास इस टाइप का कोई तर्क नहीं था कि हम तर्क शायद ये बता सकें कि हमको इस जगह हमको ये कहना था, ये नहीं कहना था, ये भाजपा की ये गलती थी, ये खामी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि यदि आप पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का अब तो परिणाम आ चुके हैं, अपन तो केवल समीक्षा कर रहे हैं, इसमें आप मुझे ये बताइए कि पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को छोड़ के, मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ जी को छोड़ के ऐसा कौन सा चेहरा था जो पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा था? यदि हम बात करें दिग्विजय सिंह जी की, यदि हम बात करें सुरेश पचौरी जी की या अरुण यादव की बात करें तो एक सीमित क्षेत्र तक रहे। जैसे दिग्विजय सिंह रायसेन जिले से आगे नहीं गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप बात करिए बड़े नेताओं की, तो बड़े नेताओं में कौन आए? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए, प्रियंका गांधी आई और राहुल गांधी आए। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई है कि अब वो चाहे नगर निगम चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, उनकी सुई जो है अडानी के अलावा कहीं घूमती नहीं है। बिल्कुल। यानी हर चुनाव में वो ले दे के वो उनका एक वो तकिया कलाम हो गया है कि उसको पूरा मीडिया वाले ने रट लिया है
कि ये जो है ये केवल दो व्यापारियों को फायदा पहुंचाते हैं। मोदी जी दो व्यापारियों को, एक अडानी का नाम ले लेते, अंबानी का नाम लेते। अरे उसमें कई बार आपने इस बात को समझने की कोशिश नहीं करी, कांग्रेस की तरफ से समझे नहीं। कहा जब उनने ये कहा कि ये जो जितने सौदे हुए, अब जैसे छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल का सौदा यदि अडानी के साथ हुआ है तो उसमें भाजपा कहाँ दोषी है? यदि राजस्थान में यदि अडानी के साथ सौदा हुआ है तो उसमें भाजपा कहाँ दोषी है? तो आप उससे आगे बढ़े ही नहीं, आपने अपना जो प्रभाव है वो खत्म कर दिया। और इसकी जस्ट अपोजिट आप देखिए, यहाँ मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं ने लाइन लगा दी। नड्डा साहब घूमे, अमित शाह घूमे, मोदी जी घूमे, उनके 3-3, 4-4 केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं, यानी उनके यहाँ तो लाइन लग गई है। स्मृति ईरानी भी आई है, मीनाक्षी लेखी भी आई है, यानी कितने नाम आप गिनाओगे? तो ये चीजें लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर रही हैं। एक और फैक्टर धर्मिष्ठा जी जिस पे लोगों का ध्यान नहीं गया, भाजपा को इसलिए कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, इनका जो सबसे छोटा कैडर है वो है आपका पन्ना मंडल, पन्ना के कहलाता है वो प्रमुख, है ना, पन्ना कार्यकर्ता। यानी पन्ना कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो एक मोहल्ले के 20 या 25 घरों को कवर करने की जिसको जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल। वो उनकी संख्या पूरे मध्य प्रदेश में 35 लाख है। अब आप सोचिए कि वो 35 लाख युवा जो उनके पन्ना कार्यकर्ता है, वो अपने मोहल्ले में जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ वो जो उनके मोहल्ले के लोग हैं जिनने उनको गोदी में खिलाया है या उनके सामने देखे, तो वो यदि अपने मोहल्ले के 20 घरों की यदि जिम्मेदारी ले रहे हैं और हाथ जोड़ के यदि वो कह रहे हैं कि चाचा जी हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस के वो हैं, समर्पित कार्यकर्ता है, मतदाता है, लेकिन आपका बच्चा आपके सामने खेला है, बड़ा है, इस बार आप मेरी भी लाज रखना। तो ये क्या है कि इसको हम हमारी संस्कृति से जोड़ के देख सकते हैं। हमारी संस्कृति में ये है कि हम सम्मान देना, यदि हम किसी को सम्मान देते हैं तो हमारे दिमाग में, वो हमारे जहन में वो चीज़ बैठी रहती है कि इस व्यक्ति ने मुझे सम्मान दिया है तो मैं इसकी बात को कहीं ना कहीं जरूर मतलब वो करूंगा, तवज्जो दूंगा। तो ये बहुत बड़े फैक्टर है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं गया है, और यही कारण है कि छोटी छोटी चीज़ों को भाजपा ने कैश किया, आप उसको कैश नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सम्मान देने से आत्मिक संबंध जो बनता है जनता के बीच में वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और वो चुनाव में कहीं ना कहीं असर भी दिखाता है। अभिषेक जी आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सत्ता में होने के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बड़े पद पर बैठे हैं, बावजूद इसके उनके कई बयान ऐसे आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी, हर कार्यकर्ताओं को उन्होंने महत्व दिया। और शिवराज जी लंबे अरसे से मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके बावजूद भी वो जनता के बीच में जाते हैं, चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं, एक आत्मीयता का रिश्ता उन्होंने जनता के साथ बनाया। वहीं अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो दिग्गज नेता तो लापता दिखे, इस बार चुनाव के दौरान जो प्रचार करने के दौरान लापता नजर आए। कांग्रेस कार्यालय पे लगातार ताला देखने को मिला। क्या जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा आश्वस्त थी, या फिर वो सोच चुकी थी कि हमें हारना ही है तो क्यों प्रयास किया जाए? धर्मिष्ठा जी, आप गुजरात का चुनाव देखिए। गुजरात का जब चुनाव हुआ था तो वहाँ भी एक ऐसी ही लहर चल रही थी कि कांग्रेस आ सकती है, बहुत बड़ी इंकम्बेंसी है। मैं अभी गुजरात के दौरे पर गया जी। तो मैंने जब वहाँ पर रिपोर्टिंग करी तो वहाँ के कार्यकर्ताओं से, इन लोगों से मैंने बात करी कि मैंने कहा आखिर क्या कारण है। अब तो मोदी जी जो है अब तो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, फिर भी गुजरात में क्या है, क्या बातचीत होती है? क्योंकि वो तो अब बहुत बड़े कद के विश्व नेता हो चुके हैं। तो एक कार्यकर्ता ने ये कहा कि सर अभी 10 दिन पहले मोदी जी आए थे जी। और मोदी जी आए तो हम लोगों ने एक ऐसी अलग हटके, उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ के हमसे मिलने आए, कार्यकर्ताओं से मिले। उसमें एक कार्यकर्ता से उन्होंने पूछा क्यों भाई सब कुछ ठीक ठाक है, और जो उनकी स्टाइल होती है मोदी जी की, तो उन्होंने उस स्टाइल में उसने कार्यकर्ता ने बोला कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर आपके जाने के बाद क्या हुआ है कि ये काम अभी तक हुआ नहीं है और इसकी वजह से रुक गया है। बिल्कुल। वो तुरंत थोड़ी देर बाद मंच पर गए और मंच से उन्होंने बोल दिया कि आज से ये काम बंद होगा, और मेरे कार्यकर्ता ने ये बोला अब इससे ये काम शुरू होगा। बिल्कुल। आप देखिए कि गुजरात में एक कार्यकर्ता, एक सिंपल कार्यकर्ता बोल रहे कि मैं तो बहुत छोटे लेवल का कार्यकर्ता हूं, जब वो मेरे पास आके ये बोलिया और मैंने जो उनको समस्या बताई और उन्होंने मंच से इसकी घोषणा कर दी, तो उस एक कार्यकर्ता ने कितने लोगों का हौसला बढ़ाया। बिल्कुल। वो मिले, ये गुजरात में उन्होंने किया, और इसी का परिणाम हुआ कि बीजेपी बहुत बहुमत से, जो आज मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, यही लहर साइलेंट गुजरात में थी बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अब आपने आप जी, ये जो जनता के बीच में लगातार उनका जुड़ने का जो मकसद था, जो यही जनता से है। लगातार जुड़े हुए, जमीन से जुड़ के रहते हैं, इसका बिल्कुल। लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक चीज़ और देखिए, अभी उनका ग्वालियर में नहीं, इसके पहले जो है
भोपाल में, ग्वालियर में इन्होंने कुछ कार्यकर्ता सम्मेलन भी किए थे। जी। उसमें अमित शाह जी ने अलग किया था, मोदी जी ने अलग कार्यकर्ता सम्मेलन, बूथ सम्मेलन कराए थे। उसका इफेक्ट हुआ। कांग्रेस में ऐसा अभी तक आपको इन 2 सालों में मैंने तो नहीं देखा कि कुछ बिल्कुल। बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने किया हो इस तरह के कार्यकर्ता सम्मेलन। आप एक चीज़ और देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में भूपेश बघेल बिल्कुल निश्चिंत थे कि हम कहीं ना कहीं अपनी सरकार बना लेंगे, बिल्कुल। है ना। अब ऐसा क्या वाकया हुआ, तो वहाँ पर जो समझ में आया वो हुआ कि ये भी कहीं ना कहीं उसी आबो मंडल में पड़े रहे, वो कहीं ना कहीं इसी आबो मंडल में पड़े रहे कि हमने सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। इसका मतलब वहाँ पर गोधन न्याय योजना उनकी फ्लॉप हुई, उनकी जो है जो रोजगार को लेके या कुछ ना कुछ जो 2,000 रुपये भत्ता वहाँ पर बेरोजगारी का जी। इन्होंने 1 साल मतलब चुनाव आते आते किया, उससे इसका मतलब युवा खुश नहीं हुए। और कहीं ना कहीं शहरों में जो विकास है वो आप देखिए कि ज़्यादातर इनके वही जो पहले, इसके पहले जब भाजपा थी तो सभी मंत्री रमन सिंह सरकार के ज़्यादातर मंत्री हारे थे, वही इस बार हुआ है कि मंत्री ज़्यादातर हारे हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं हारते जा रहे जी। हैं। तो इसका मतलब मंत्रियों से नाराज़गी है। मोहन मरकाम जैसे मंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस चीफ थे, उनको भी शिकस्त मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कारण है कि ये जनता से कनेक्ट नहीं बना पाए बिल्कुल। और मोदी का जादू वहाँ बरकरार फिर से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी का जादू वहाँ बरकरार रहा। राममोहन चौकसी जी, आपके पास आऊंगी। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस जीत रही थी और जीती भी थी पार्टी, लेकिन सिंधिया की उपेक्षा करने के बाद जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्हें गद्दार कहा गया। लेकिन अभी हाल ही में चर्चा के दौरान एक कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सिंधिया को खोने का गम अभी भी पार्टी में है। देखिए धर्मिष्ठा जी, सिंधिया जी के बारे में यदि आपने बहुत गहराई से यदि देखा है, हाँ, जैसा कि हमने भी देखा है, जी। वो सिंधिया जी जो कांग्रेस में थे और वो सिंधिया जी जो आज भाजपा भाजपा में, उनमें बहुत फर्क आ गया, बहुत जमीन आसमान को फर्क है। जब वो कांग्रेस में थे तो वो श्रीमंत बने रहते थे, जब वो भाजपा में आए वो जनसाधारण का नेता हो गए वो। यानी अब उनको इस बात से कोई गुरेज नहीं होता है, कभी उनको दिक्कत नहीं होती कि वो किसी साधारण कार्यकर्ता से हाथ नहीं मिलाए। एक दौर वो था जब वो कांग्रेस में थे तो हाथ मिलाना दूर, वो नमस्ते करके आगे बढ़ जाते थे। और यदि हाथ मिला लेते थे तो उनके बारे में कहा जाता था, अब मैंने नहीं देखा वो चीज़, कि वो हाथों में दस्ताने पहने रहते थे और एक बार एक कार्यकर्ता से हाथ मिला के अपने दस्ताने को फेंक देते थे, ये उनके बारे में। लेकिन बहुत बड़ा चेंजेस आए और इस विधानसभा चुनाव में भी यदि आप उनकी भूमिका को देखो, यानी पूरे ग्वालियर की पट्टी की उनने जिम्मेदारी ले रखी थी, चंबल संभाग की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ली, न केवल ली बल्कि उसको बहुत बखूबी निभाया। और उन्होंने इतनी सभाएं की हैं, जैसा कि आपने बोला कि शिवराज जी के बाद शायद दूसरे नेता थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी सभाएं की, और उन्होंने चंबल संभाग को तो संभाल के रखा, ये बात इसमें दो मत नहीं है। यही कारण है, अब वो दतिया से नरोत्तम जी क्यों हार गए इसका एक वो तो बाद में समीक्षा भाजपा वाले लोग करेंगे, हम लोग भी बाद में सोच विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। लेकिन बाकी पूरा ग्वालियर में तो उनका, चंबल संभाग में तो उनकी जीत हुई है और अच्छी जीत हुई है। मतलब डॉक्टर गोविंद सिंह जैसा आदमी, नेता प्रतिपक्ष, हार गया, इससे आप अंदाजा लगाइए। दिमनी के बारे में ये कहा जाता था कि नरेंद्र सिंह तोमर हार रहे हैं, ये हवा चल रही थी, ये प्रचारित किया जा रहा था, नरेंद्र सिंह तोमर जीते हैं। सब जबलपुर से राकेश सिंह जी, हाँ, तो ये कितनी हवा चली है ये सब चीजें। एक और चीज धर्मिष्ठा जी जो मतलब जो मैं समझ पाया कि एक चुनाव का मैनेजमेंट, चुनाव के मैनेजमेंट में मैंने भाजपा को प्लस पाया, माइनस नहीं पाया। अब जैसे आप देखिए कि इसी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए, आप देखिए उनकी रणनीति देखिए, आप भाजपा वालों की, मैं उनकी रणनीति का कायल हूँ, बाकी मुझे भाजपा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी रणनीति ये बनी कि देखिए साहब, हम केंद्रीय में 2 केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पे प्रभारी बनाएंगे, भूपेंद्र यादव जी को बनाएंगे, अश्वनी वैष्णव जी को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्हें नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये बात बाद में डिक्लेयर हुआ कि उनको तोमर जी को चुनाव लड़ना है, लेकिन फिर तीसरे क्रम पे उन्हें रख दिया प्रभारी के तौर पे नरेंद्र सिंह तोमर को, जबकि यहाँ पर BD शर्मा जी अध्यक्ष थे, जबकि यहाँ पर शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं कि इनके भावगुण ने कम कर दिया, लेकिन उन्होंने उस विवाद को खत्म कर दिया कि टिकट के वितरण के समय ये आरोप न लगे कि इनने अपने आदमी को ही टिकट दिलवाया या इनने अपने आदमी को टिकट दिलवाया, वो विवाद को टोटल खत्म कर दिया। इसका जस्ट सपोज यदि बात करें कांग्रेस की, अब कांग्रेस में यदि आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला को यदि यहाँ बिठाया, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हूँ, उनके अंदर वो स्पार्क नहीं है, वो कुछ भी बोलें, मतलब उनके अंदर कोई नोटिस नहीं लेता उसको। एक उनका जो
छपा हुआ प्रेषण होता है, वो लेके मीडिया वाला अपने घर चले जाता है और उसमें से जितने अंश उनको लेना है उनको किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। हमने बीच में नाम सुना कि शशि थरूर जी आएंगे और भी बड़े बड़े नेताओं के, जयराम रमेश जी का नाम आया जी। लेकिन वो पूरे चुनाव में कहाँ रहे ये किसी को नहीं मालूम। तो ये चुनाव प्रबंधन जो है ये भाजपा का बहुत अच्छा रहा कांग्रेस की बनिस्बत। बिल्कुल एक बात और जोड़ देता हूं कि पार्टी में एक सेकंड लाइन रहना चाहिए जी। आप मुझे मतलब इस चुनाव में यदि हमने देखा कमलनाथ जी के बाद कौन था, मुझे नजर नहीं आया कि कमलनाथ जी के बाद सेकंड लाइन में कुछ संभाल लेता। अच्छा, यदि सज्जन सिंह वर्मा जी कुछ मान लो यदि प्रयास करते थे या जीतू पटवारी करते थे, हालत क्या है, जीतू जी हार गए, सज्जन जी हार गए। तो ये एक सेकंड लाइन कभी इन्होंने तैयार नहीं की, ये बहुत बड़ा इसको खामियाजा ये भी उनको भुगतना पड़ा। बिल्कुल सही कहा कि सेकंड लाइन तैयार ना करने का खामियाजा मिलेगा। अभिषेक जी आपसे जानना चाहूंगी कि अगर सिंधिया जी वर्तमान में कांग्रेस के साथ होते तो ये परिणाम कुछ अलग हो सकते थे। धर्मिष्ठा जी, मैंने पहले ही कहा था कि सिंधिया कांग्रेस के लिए जो सेकंड लाइन भी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा कि सेकंड लाइन कांग्रेस ने तैयार नहीं किया। देखिए, जो तैयार थे वो कांग्रेस छोड़ के चले गए और जिनको तैयार करना था वो चुनाव हार गए। बिल्कुल। तो कांग्रेस आखिर करना क्या चाहती है ये आज का युवा नहीं समझ पा रहा है। देखिए, अभी जो 18 लाख वोटर जो मध्य प्रदेश में युवा वोटर्स, नए वोटर जो बढ़े, वो हमेशा सत्ता के साथ जाता है। जब वो देखता है कि जब भी कोई भी आता है तो वो सत्ता की चकाचौंधी ही देखता है और उसी से प्रभावित होता है कि और उसी की विचारधारा, आइडियोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ता है। अब कांग्रेस इस समय 5 साल फिर पीछे हो गई। हमारा तय बिंदु क्या था? कमलनाथ जी ने आखिर क्या तय किया था कि मेरे चेहरे पे ही हो, यही तय था। बिल्कुल। उन्होंने और किसी की टीम क्यों नहीं बनाई? अगर मैं स्पेशल कमलनाथ एंड टीम हम लिखें तो आखिर उस टीम शब्द में कौन है? कोई एक आप और अपन अगर डिसाइड करें तो वो टीम में कोई भी 1 या 2 मेंबर हमें दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लगातार 2-3 महीने में चेंज होते रहे। बिल्कुल। कभी कोई आया, कभी कोई आया, पहली चीज। दूसरी चीज, दिल्ली से भी जो खड़गे साहब आ रहे थे, रणदीप सुरजेवाला जी आ रहे थे और भी लोग जो आ रहे थे, तो उनका भी एक सेट पैरामीटर नहीं दिखा। जनता तक कनेक्टिविटी नहीं दिखी कि आखिर में हम किस चीज को फोकस करेंगे। देखिए, किसान कर्ज माफी ये बाद में लाए, बिल्कुल। मतलब पहले लाए, 15 महीने में प्रॉपरली उसका जो भी रहा माफ किए नहीं किए वो एक अलग विषय है, बट उसका जादू उतना नहीं चल पाया। और यही कार्ड लेके छत्तीसगढ़ में जादू तो चल गया, परंतु फिर दोबारा जब भूपेश बघेल ने बोला कि हम फिर से आएंगे और फिर से कर्ज माफी चलेंगे, पर नहीं चला। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज भी देखिए तय करके मान लेना चाहिए कि जनता के भरोसे अगर बैठेंगे और अगर अपना चुनावी मैनेजमेंट सही नहीं किया तो इसी तरह ये शिकस्त खाते रहेंगे। और शिकस्त खाना तो ठीक ही है, ये मजबूत विपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, सही कहा आपने कि अगर चुनाव मैनेजमेंट नहीं किया तो मजबूत विपक्ष भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर चुनाव जीतना है तो मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभिषेक शर्मा जी, राममोहन चौकसी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है, बहुमत मिल चुका है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है, गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, यानी कि मोदी जी जो गारंटी देंगे वो गारंटी है जरूर पूरी होगी। कांग्रेस को विपक्ष में बिठाया है, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस कैसे निभाता है, कैसी तरह की बयानबाजी कर कांग्रेस पुनः सत्ता में आ पाएगी, ये विचारणीय प्रश्न है, उन्हें सोचना चाहिए था। और जिस तरह की बयानबाजी से वो पिछड़ गए हैं, इस बार उन बयानबाजी से उन्हें बचना होगा। लोकसभा की तैयारी के लिए पूरी मेहनत के साथ जनता के बीच में अपनी बातों को लेकर जाना होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।